जैसलमेर में तीनों सेनाओं का शक्ति प्रदर्शन, जहां इन्फेंट्री, हेलीकॉप्टर और टैंक के साथ वॉर ड्रिल। तो जैसलमेर में जारी युद्धाभ्यास, हालांकि ये युद्धाभ्यास का आज आखिरी दिन था और भारतीय सेना का अखंड प्रहार अभ्यास, थिएटर कमांड की तरह रुद्र ब्रिगेड कैसे काम करती है, तीनों सेनाओं के शक्ति प्रदर्शन की ही दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने। यूनिवर्सिटी के फॉरेंसिक ऑडिट को लेकर और सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूनिवर्सिटी का फॉरेंसिक ऑडिट होगा, वित्तीय लेन देन की जांच होगी। ये सबसे पहली दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर है, इस बीच दिल्ली पुलिस के पास उमर के 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज है। फरीदाबाद से दिल्ली आते वक्त कई जगहों पर उमर रुका था। इन सीसीटीवी के आधार पर कई बड़ी जानकारियां उमर की उस मूवमेंट को लेकर सामने आ चुकी है, जिससे साफ है कि फरीदाबाद से दिल्ली आते वक्त कहां रुका था उमर। अब डॉक्टर शाहीन ने 2 साल यूएई में नौकरी की है। सूत्रों के हवाले से डॉक्टर शाहीन को लेकर एक बड़ी खबर यह है कि कानपुर में नौकरी छोड़ने के बाद वो यूएई में रही। यूएई से पाकिस्तान का दौरा करने का ही शक है। और आतंकी शाहीन के मसूद अजहर कनेक्शन का पर्दाफाश, बड़ी खबर। मसूद के भतीजे फारूक की पत्नी अफीरा के संपर्क में शाहीन, और अफीरा के कहने पर ही महिला विंग तैयार शाहीन कर रही थी। तो अब दिल्ली धमाके पर ही ये 4 बड़ी खबरें आपके सामने, जिससे साफ है कि किस तरीके से लगातार इन्वेस्टिगेशन के बाद अब बड़े पर्दाफाश हो चुके हैं, जिससे साफ है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी कैसे अब जांच के दायरे में रडार पर है। और अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ही बड़ी खबर यह कि वित्तीय लेन देन की होगी जांच। वहीं डॉक्टर शाहीन किस तरीके की गतिविधियों में शामिल रही और किस किस के संपर्क में रही, उसको लेकर खबर बढ़ी। हालांकि शाहीन ने 2 साल यूएई में नौकरी की और कानपुर में नौकरी के बाद ही वो यूएई में रही। अब फरीदाबाद से दिल्ली आते वक्त उमर को लेकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर क्या बड़ी जानकारियां सामने आई हैं, वो तस्वीरें भी अब आपके सामने होंगी। और साथ ही पाक कनेक्शन को लेकर भी कई बड़े खुलासे हो चुके हैं और इन्हीं खुलासों के साथ एक्सपर्ट से होगा सवाल। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी सर, आपको बता दें संपादक इंडियन मिलिट्री रिव्यू के इस वक्त हमें कर चुके हैं ज्वाइन। वहीं ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड ऑगस्टीन सर, विनोद ऑगस्टीन सर रक्षा विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं, और पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार सर भी इस वक्त हैं हमारे साथ। और साथ ही दिल्ली ब्लास्ट की 4 बड़ी खबरों पर एक एक जानकारी के साथ लाल किले से सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमें कर चुके हैं ज्वाइन। वहीं नूक कनेक्शन को लेकर, फर्टिलाइजर्स की खरीद को लेकर भी आज खबर बहुत बड़ी है। जितेंद्र भाटी हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे होगा सवाल। वहीं खंदावली गांव फरीदाबाद, जहां लगातार जांच को लेकर कई बड़े खुलासे, क्योंकि 24 घंटे में बड़े एक्शन को लेकर यह खबर है, जहां टेरर मॉड्यूल की जांच जारी है। और इस बीच आपको बता दें मुजम्मिल और उमर के बारे में हो रही है जांच। अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ी खबर यह कि यूनिवर्सिटी का फॉरेंसिक ऑडिट होगा और वित्तीय लेन देन की जांच होगी, वित्तीय मामलों की जांच की जाएगी। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द घूमती इस जांच में फिलहाल यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे साफ है कि कैसे अब यूनिवर्सिटी भी रडार पर है। हालांकि यूनिवर्सिटी का फॉरेंसिक ऑडिट होगा और वित्तीय लेन देन की जांच को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर है। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच में बड़ा पर्दाफाश ये कि 4 शहरों में आतंकी धमाके की प्लानिंग थी। 8 संदिग्धों ने 4 शहरों में धमाके की प्लानिंग की थी। आतंकी धमाके के लिए 2-2 आतंकियों के बकायदा ग्रुप बनाए गए थे। तो 8 संदिग्धों ने 4 शहरों में धमाके की प्लानिंग की थी। इसी आतंकी धमाके के लिए 2-2 आतंकियों के बने थे ग्रुप। और नू से खरीदे गए थे फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स से बनाया गया अमोनियम नाइट्रेट। नू में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की रेड और सैंपल मैच होने के बाद हिरासत में दुकान का मालिक दिनेश सिंगला को हिरासत में लिया गया है। दुकान में मौजूद एनपीके और सीसीटीवी का डीवीआर भी अब जब्त कर लिया गया है। तो दिल्ली ब्लास्ट में हो रहे इस इन्वेस्टिगेशन में नू कनेक्शन, जहां से खरीदे गए फर्टिलाइजर। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं।
अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर ही ये बड़ी खबर सामने आई है। यूनिवर्सिटी के फॉरेंसिक ऑडिट की खबर है। वहीं 8 संदिग्धों ने धमाके की किस तरीके से प्लानिंग की थी, इसको लेकर बड़ी खबर है। दो आतंकियों ने बनाए थे अपने ये ग्रुप्स और कैसे और किस तरीके से अलग अलग जगहों पर हमलों को अंजाम देने की तैयारी थी। और साथ ही नू में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की रेड की तस्वीर भी आपने देखी। लेकिन 4 शहरों में आतंकी धमाके की प्लानिंग, खबर क्या थी? जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी मामले की जांच को लेकर बड़े अपडेट के साथ हमें कर चुके हैं ज्वाइन। बताएं जितेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर आदिल, इसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल और साथ ही शाहीना से पूछताछ के दौरान ये खुलासा हुआ है। पता चला है कि 4 शहर इनके टारगेट पर थे दिल्ली समेत, और दो के ग्रुप के अंदर इनको जाना था। लेकिन उससे पहले इस बात की भनक सबसे पहले J&K पुलिस को लगी, फरीदाबाद पुलिस को लगी, और उसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी ब्लास्ट के बाद एंट्री की और पूरा जो मॉड्यूल था वो बस्ट हो गया है। तो फिलहाल अभी भी इस मॉड्यूल से जुड़े कुछ और आतंकी और संदिग्ध हो सकते हैं, जिनकी तलाश में लगातार तमाम जाँच एजेंसियाँ इस वक्त तमाम इलाकों के अंदर रेड कर रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश तक जांच पहुंच चुकी है, गुजरात तक पहुंच चुकी है, साथ ही मुंबई तक भी अब इस मामले की जांच पहुंच चुकी है। जी, तो अलग अलग शहरों तो बढ़ता जांच का दायरा, लेकिन अभी एक और बड़ा खुलासा, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के विस्फोटक के कोड वर्ड पर पर्दाफाश, जहां विस्फोटक का कोड वर्ड शिपमेंट था और विस्फोटक को आतंकी पैकेज कहते थे। हालांकि उमर और मुजम्मिल की इस डायरी में कोड वर्ड्स का कैसे इस्तेमाल हुआ, इसी डायरी से धमाके के कई सवालों के जवाब मिलने की भी संभावना। और दिल्ली आतंकी ब्लास्ट में फंडिंग को लेकर दावा, मुजम्मिल, अदील, उमर और शाहीन ने फंडिंग जुटाई। करीब 20 लाख रुपए उमर को सौंपे गए और आईडी बनाने के लिए 3 लाख रुपए से एनपीके खरीदा। हालांकि उमर और मुजम्मिल के बीच पैसों को लेकर विवाद भी हुआ। हालांकि आपको बता दें कि लगातार आ रही खबरों के बीच अब वॉर फ्रंट की वो तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे, जिससे साफ है कि कैसे शाहिद ड्रोन पर MI8 हेलीकॉप्टर से फायरिंग की। इन तस्वीरों को जरिए पता लग पा रहा है कि ड्रोन गनर ने M134 मिनी गन से ड्रोन को तबाह कर दिया। अब खार्किव में विध्वंसक ड्रोन हमलों से हड़कंप, जहां खार्किव की इंडस्ट्रियल फैसिलिटी को कैसे टारगेट किया गया, वो तस्वीर। रिहायशी इलाके के बीच शाहिद ड्रोन गिरा। अब वो तस्वीर आपके सामने होगी, जिससे साफ हो जाएगा कि कैसे राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय सेना का दमखम देखने को मिला। भारतीय सेना का अभ्यास, रुद्र ब्रिगेड, भैरव बटालियन ने ताकत दिखाई। थिएटर कमान की तरह काम करती है सेना की रुद्र ब्रिगेड। इन्फेंट्री, आर्म्ड और एयर डिफेंस आर्टिलरी से लैस रुद्र ब्रिगेड। तो करीब 20 लाख रुपए उमर को सौंपे गए और आईडी बनाने के लिए 3 लाख रुपए से एनपीके खरीदा गया। नू कनेक्शन और नू से फर्टिलाइजर्स की हुई गिरफ्तारी पर ही और अपडेट के साथ सहयोगी जीत भाटी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जीत, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन यहां तक पहुंच चुकी है, यहां पहुंची टीम और उसके बाद हुई इन्वेस्टिगेशन पर क्या खबर? बिल्कुल, देखिए आपको संक्षेप में बता देता हूं कि जिस तरीके से ये फरीदाबाद से जखीरा बरामद हुआ था और पता लगा कि अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए उर्वरक का इस्तेमाल किया गया है और वो नूह से ख़रीदा गया है। तो यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने दर्जनों दुकानों पर सैंपलिंग उठाई थी और वहाँ पर बात की थी। अब जो एक नूह में एक दुकानदार है अग्रवाल मैसर्स करके, उससे सैंपल मैच कर गया है। उसके बाद में उस दुकान पर पहुँची पुलिस और वहाँ का जो मालिक है दिनेश सिंगला, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। साथ में DVR भी वहाँ से उठा लिया है ताकि देखा जाए कि क्या उमर या मुजम्मिल जो है खुद यहाँ लेने आए थे NPK या किसी से उन्होंने मंगवाया था। अब देखिए यहाँ पर नूह से कई तरीके से जो संपर्क जो है वो स्थापित हो रहा है। यहाँ तक कि जो मुजम्मिल था वो 5 वक्त का नमाजी था और उसको अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास में जो मौलवी नमाज पढ़ाता था उसका भी कनेक्शन नूह से है। वो भी जहाँ से फर्टिलाइज़र के जो दुकानदार हैं इनको उठाया गया है, हिरासत में लिया गया है। वहीं से 12 किलोमीटर आगे जाके उस मौलवी का गांव है। तो शक
शक ये भी जाहिर किया जा रहा है क्या इधर उधर से थोड़ी मात्रा में एनपीके खरीदने के बाद में वहाँ पर जमा होता था, वहाँ से फरीदाबाद पहुँचता था। तो लगातार देखिए जांच हर तरीके से जारी है और जो नूह कनेक्शन निकल करके आया है उस पर भी अब जांच एजेंसी पूरी कड़ाई से जांच कर रहे हैं, क्योंकि जो दिल्ली में बम बनाया गया था उसका जो ब्लास्ट की रॉ मटेरियल था उसको नूह से ख़रीदने की जब बात सामने आई है तो कौन कौन मददगार था, क्योंकि हमने दुकानदार से पूछा, उन्होंने कहा कि जब तक कोई लोकल ट्रेडर या फिर लोकल फार्मर यहाँ आएगा नहीं उसको ये एनपीके बेचा नहीं जा सकता था। तो क्या किसी ने उनकी मदद की? तमाम एंगल से पुलिस जांच कर रही है और यही वजह है कि जो मॉलिक्यूल्स जो होता है एनपीके का, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का मिश्रण होता है, उसका मॉलिक्यूल और उसका रेशो जो है वो दिनेश सिंगला की दुकान से मैच किया और कहीं ना कहीं जब पुलिस को लगा कि यहीं से खरीदा गया है उसके बाद उसको हिरासत में ले लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। आपका एक क्विक रिस्पांस आपसे बख्शी सर चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से मामले में की जांच को लेकर अलग अलग स्तर पर राज्यों तक जांच का दायरा बढ़ चुका है, कैसे इन कड़ियों को जोड़कर इस वक्त जानना जरूरी है कि आखिर इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए फंडिंग कहां से हो रही थी। देखिए, ये तो इसमें मैं कह रहा हूं क्लियर पाकिस्तान का हाथ है और वो आज वो पुलिस ने अनाउंस भी कर दिया है। ये जो मुजफ्फर राथेर था ये और मुजम्मिल, ये दोनों तुर्की गए थे अपने पाकिस्तानी हैंडलर उकाशा से मिलने। ठीक है, ये तार बॉर्डर के पार पकड़े गए हैं। जहां तक अंदरूनी मामलों का सवाल है, ये जो यूनिवर्सिटी है अल फलाह यूनिवर्सिटी, ये तो एक टेरर गढ़ फंड किया जा रहा है दिल्ली में। इट इज अमेजिंग, जो डॉक्टर वहां से निकाले जाते हैं अनंतनाग हॉस्पिटल से, श्रीनगर हॉस्पिटल से फॉर लिंक्स विद टेररिस्ट, वो यहां आके नौकरी पाते हैं। इट इज अमेजिंग। और ये जो मेवाट का इलाका है, मैं बड़ी देर से कह रहा हूं कि वी हैव टू टेक चार्ज ऑफ दिस एरिया। ये यहाँ पे एक मिनी पाकिस्तान बनाया जा रहा है हमारी नेशनल कैपिटल के पास, कैपिटल रीजन एनसीआर के पास। दिस इज वेरी डेंजरस। सारा वहां से इन्होंने सोर्स किया है ये फर्टिलाइजर, ये जो सो कॉल्ड अमोनियम नाइट्रेट, और वो कह रहे हैं कि मैच भी हो गया है वहां की दुकानों से। देखिए, वी हैव टू नाउ क्रैक डाउन एंड क्रैक डाउन फास्ट। ये तमाशा नहीं है हम मेंटेन कर सकते। और दूसरा, हमने बहुत जो है क्लियर पाकिस्तान को वार्निंग दी थी कि एनी फर्दर एक्ट ऑफ टेरर will be deemed an act of war. I think the time has come up to live up to our threats. We have to take kinetic action. बिल्कुल सर, एक्शन के तहत ही मेरे सहयोगी पुनीत जिस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए हुए पुनीत मेरे साथ है। 22 घंटे तक चेक किया गया था और अब इस गाड़ी को लेकर के इस वक्त पुलिस जा रही है। लगभग 22 घंटे इसकी तलाशी एनएसजी, एनआईए और इसके अलावा फॉरेंसिक की टीम ने की थी। ये गाड़ी जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर खड़ी थी। कल सुबह से ये गाड़ी जो है यहाँ पर खड़ी थी, जिसकी तलाश की जा रही थी। फहीम नाम का शख्स है जो कि डॉक्टर उमर का असिस्टेंट बताया जा रहा है, वो इस गाड़ी को चला करके खंदावली गांव में लेकर के आया था। संदेह जताया जा रहा था कि इस गाड़ी के अंदर जो है विस्फोटक हो सकता है। और इसके बाद जो एनएसजी की टीम है उन्होंने लगभग 22 घंटे तक इस गाड़ी को चेक किया था। DL 10CK0458 ये नंबर है गाड़ी का, जिसके अंदर कुछ भी ऐसा सस्पिशियस नहीं मिला। लेकिन ये गाड़ी जो है इस वक्त लेकर के जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो गाड़ी है वो उसका इस्तेमाल अमोनियम नाइट्रेट को खरीदने में किया गया था, जो उर्वरक था जो तमाम विस्फोटक में इस्तेमाल किया जाता था, उसके अंदर इस गाड़ी को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो फिलहाल ये रेड इको स्पोर्ट्स गाड़ी वो गाड़ी है जिसकी लगातार तलाश की जा रही थी, लेकिन अब ये गाड़ी यहां से लेकर के पुलिस चली गई है। आपको बता दें कि i20 के साथ साथ इको स्पोर्ट्स और इको स्पोर्ट्स के बाद आज ही खबर ब्रेजा को लेकर भी आई है। हालांकि ये लाल रंग की इको स्पोर्ट्स जो पुलिस इस वक्त अपने साथ ले गई है, पुनीत हमें बता रहे थे कि किस तरीके से पिछले कई घंटों से इसी गाड़ी को लेकर भी जांच हो रही थी। हालांकि किस तरीके से ये पूरी जांच हुई है, पुनीत एक क्विक अपडेट। फोन करो।
माफ कीजिए, एक बार दोबारा सवाल बोलिए। पुनीत, आपने बताया कि पिछले कई घंटों की जांच के बाद अब इस इको स्पोर्ट्स कार को पुलिस अपने साथ ले गई है। कल खंदावली गांव से जिस तरीके से ये इको स्पोर्ट बरामद हुई थी, उसके बाद किस तरीके से जांच हुई, क्या कोई जानकारी अभी तक इस बारे में? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सुबह करीब 10 बजे के आसपास पुलिस को शक हुआ था कि एक और गाड़ी जो डॉक्टर उमर के पास थी वो लाल कलर की इको स्पोर्ट्स हो सकती है। इसके बाद इसकी तलाश शुरू हुई। तो सबसे पहले पुलिस जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची और वहां पर फहीम के जो असिस्टेंट, जो डॉक्टर उमर का असिस्टेंट फहीम था, उससे पूछताछ की। उसने बताया कि इस गाड़ी को वो चला करके अपनी बहन के गाँव खंदावली लेकर के आया है। और उसके बाद पुलिस कल शाम 6 बजे के आसपास यहाँ पहुंची। पुलिस को शक था कि इसके अंदर विस्फोटक हो सकता है, जिसके बाद यहां पर एनएसजी, एनआईए और फॉरेंसिक की टीम पहुंची और लगभग 22 घंटे से इस गाड़ी की सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। एक एक पार्ट को बाकायदा चेक किया गया, इसमें फिंगरप्रिंट्स लिए गए और तमाम जो एविडेंसेस हैं उनको जुटाया गया। और उसके बाद अब इस गाड़ी को लेकर के जा रहा है। खुलासा यह हुआ है कि यह गाड़ी डॉक्टर उमर की थी, जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही पार्क थी और इस गाड़ी का इस्तेमाल विस्फोटकों को लाने और खरीदने में किया गया था। तो इस गाड़ी का अहम रोल हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट डॉक्टर उमर से थी। और सबसे बड़ी बात है कि क्या इस गाड़ी का इस्तेमाल भी i20 कार की तरह किसी ब्लास्ट में इस्तेमाल किया जाना था या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर के लगातार फहीम से पूछताछ की जा रही है। और फहीम को फिलहाल एजेंसीज ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस बीच कल खंदावली गांव से बरामद हुई इको स्पोर्ट कार को लेकर पुनीत, हमारे सहयोगी ये सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि किस तरीके से पाक होने के बाद भी जिस शख्स ने इसे पाक किया उसे हिरासत में लिया जा चुका है। लेकिन पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस गाड़ी का इस्तेमाल उमर कर रहा था तो किस तरीके की गतिविधियों के लिए हो रहा था, क्या ये फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए या विस्फोटक खरीदने के लिए ही गाड़ी का इस्तेमाल हो रहा था। इस लिहाज से इसको लेकर जांच हो रही है। अब ढाका में यूनिस सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध की वो तस्वीर, क्योंकि इसी विरोध में ढाका में सड़क पर उतरे हजारों लोग और सड़क पर कई गाड़ियों को कैसे आग के हवाले कर दिया, ये पहली तस्वीर है। राजधानी ढाका में ही कई जगहों पर बम धमाकों को लेकर भी रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। राजधानी ढाका में ही भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती। एक और तस्वीर, एक साल बाद फिर जल रहा है बांग्लादेश और बांग्लादेश की राजधानी ढाका, जहां मोहम्मद यूनिस के ग्रामीण बैंक के कार्यालय के बाहर हुए धमाके को लेकर खबर है। और ढाका में ही 4 दिनों के अंदर दर्जनों बम धमाकों की रिपोर्ट है। ढाका पुलिस ने अब तक करीब 50 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि खबर है कि किस तरीके से यूनुस सरकार के फैसले के खिलाफ कोहराम मचा हुआ है। सड़क पर मशाल लेकर सैकड़ों लोग उतर आए हैं और स्कूलों में पीटी टीचर्स के पोस्ट खत्म करने से ये नाराजगी, जहां शेख हसीना केस के फैसले से पहले तनाव। हालांकि शेख हसीना केस में आज फैसला भी आने वाला है। फॉर्मर एम्बेसडर अशोक सज्जनार सर हमारे साथ हैं। अशोक सर, इसको लेकर आपसे सवाल करूं उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि अब बांग्लादेश में फिर कोहराम और नोबेल विजेता यूनुस की अंतरिम सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की ये तस्वीर है। बांग्लादेश चुनाव से पहले ढाका में ही धमाके और आगजनी की तस्वीरें आ रही हैं। यूनुस से जुड़ी ग्रामीण बैंक बिल्डिंग के बाहर धमाके को लेकर खबर। ढाका के कई इलाकों में सिलसिलेवार हो रहे धमाके और ब्लास्ट का मतलब क्या है अशोक सर? क्या ये जेनजी पार्ट 2 कह सकते हैं? क्योंकि अब धान मंडी, मिरपुर, आगार गांव, गांव में भी धमाके की रिपोर्ट सामने आ रही है। सरकार पर इस्लामी कट्टरपंथियों के दबाव में फैसले लेने के आरोप लगाए जा रहे हैं। सर, मैं जेनजी पार्ट 2 इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये जो तस्वीरें इस वक्त विरोध की आग एक बार फिर से सड़क पर है, ये जाहिर सी बात है अब यूनुस की मुश्किलें भी बढ़ा सकती हैं या बढ़ा चुकी हैं। जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मोहम्मद यूनुस की मुश्किलें काफी देर से हम देख रहे हैं बढ़ रही हैं। और क्योंकि जो भी है वहां पर वो सब चाहते हैं जो वहां पर इलेक्शन जल्द से जल्द किया जाए। वहां पर बीएनपी पार्टी है, सबसे बड़ी है, परंतु ये जो इस्लामिक पार्टियां हैं, जमात इस्लामी वगैरह, इनके प्रभाव में आकर यूनुस इलेक्शंस को आगे ही आगे बढ़ाते जा रहे हैं। उनका ये भी प्रयास है जो जितनी देर तक वो अपने आप सत्ता में रह सकें, क्योंकि देखिए वो अनिर्वाचित हैं, वहां पर एक चीफ एग्जीक्यूटिव है परंतु उनका इलेक्शन नहीं हुआ है, तो इसलिए चाहते हैं जो अपना वो कार्यकाल जितना ज्यादा बढ़ा सके उतना वो बढ़ाएं। वो इसमें वो वहाँ की आर्मी के विरुद्ध भी हो गए हैं, क्योंकि आर्मी भी चाहती है जो जल्द से जल्द वहां पर इलेक्शन किया जाए, जिससे कि एक रिप्रेजेंटेटिव सरकार बनकर आ जाए। और जिस काम के लिए यूनुस को बुलाया गया था, जो वहां पर शांति बनाई जाए, उसमें वो बिल्कुल असफल रहे हैं। सर, दूसरी बात जिसके लिए टाइमिंग इंपॉर्टेंट है सर, शेख हसीना केस में भी आज फैसला आने वाला है, उससे पहले ये तनाव, क्योंकि इसमें उनके समर्थक भी शामिल हैं।
अशोक सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। देखिए, अवामी लीग को उन्होंने वहां से निकाल दिया है, जो वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे वो वाली। परंतु ये एक बहुत बड़ा तबका बांग्लादेश में है जो कि अवामी लीग को सपोर्ट करता है। और वही आपने देखा होगा जो अभी कुछ दिन पहले भारत के किसी अखबारों में, कई अखबारों में शेख हसीना ने अपना वहां पर इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा जो अगर अवामी लीग को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, इसमें अगर नहीं जोड़ा गया, तो वहां पर कोई इलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सब इसको बॉयकॉट कर देंगे। और उसी का नतीजा हम देख रहे हैं, जो वहां पर लोग बहुत नाखुश हैं, आर्मी नाखुश है, सबसे बड़ी पार्टी बीएनपी नाखुश है, अवामी लीग नाखुश है। जो केवल इस्लामी पार्टियां हैं वही उन्हीं के कहने पर यूनुस काम कर रहे हैं और उससे आगे काम चलेगा नहीं। अब अमेरिका ने वहां पर ये सब तो कर दिया है, उपद्रव तो कर दिया है। आपका कहना जो ये क्या जेंजी है, तो जेंजी 2.0 है, तो ऐसा ही प्रतीत होता है जो भी युवा वर्ग है वो एकदम फिर से सड़कों पर उतर आया। बिल्कुल सर। अब थैंक यू फॉर योर पेशेंस विनोद सर। अगला सवाल आपसे होगा क्योंकि बड़ी खबर है, पाकिस्तान को करारा जवाब अफगानिस्तान देगा और अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी की पाकिस्तान को ये वार्निंग, अफगान के पास जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान ने कई बार हवाई उल्लंघन भी किया है और अफगान नागरिकों पर बमबारी को सीधा हमला बताया है। और टीटीपी का पाकिस्तान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी है। टीटीपी ने लड़ाकों को फिर से संगठित होने के आदेश दे दिए और पाकिस्तान से तनातनी के बीच ही अफगानिस्तान में टीटीपी का यह विस्तार मतलब क्या है? विनोद सर, सवाल इसको लेकर भी करूंगी। उससे पहले खबर है उज़्बेक लड़ाकों की भर्ती और सीमा पार हमलों की आशंका भी अब बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बीच खबर टीटीपी कमांडर अबूजर फिदाई का बड़ा बयान। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने पोस्ट बनाई है और पाकिस्तानी पोस्ट से 120 मीटर दूर टीटीपी की ये पोस्ट। हालांकि टीटीपी के हमले के बाद पोस्ट छोड़कर पाक जवान भागे। 3 तस्वीरें एक साथ आपको दिखाते हैं जिससे साफ हो जाएगा कि किस तरीके से इस वक्त अब अफगानिस्तान में टीटीपी का विस्तार हो रहा है। और इस विस्तार का विनोद सर मतलब समझाइएगा, क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान ने कई बार जिस तरीके से हवाई उल्लंघन किया है उसकी वो पहली बड़ी खबर है। पाकिस्तान को करारा जवाब अब अफगानिस्तान देगा। देखिए, इस हवाले से आपको याद होगा पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर जो है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी इसके बारे में बताया है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान इज रेडी फॉर 2 फ्रंट वॉर। राइट सर। आपको सुरभि जी, पहली बार मुझे ये सुन करके, और जनरल साहब भी मेरे इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, सुन करके बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार पाकिस्तान जो है 2 फ्रंट वॉर की बातें कर रहा है, जो इंडिया पिछले दशक, 1.5 दशक, 2 दशक से 2 फ्रंट वॉर की बातें कर रहा है। तो आज उसको उत्तरी तरफ से पाकिस्तान ने उसके नाक में दम किया हुआ है और यहाँ जो दिल्ली में हुआ है उसकी वजह से इनकी सारी फौज जो है, जो नॉर्थ में लगी हुई थी, जिनको हम ARN कहते हैं, आर्मी रिजर्व नॉर्थ, उसमें से कुछ टुकड़ियां ये उत्तर की ओर ले गए थे एंड द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की तरफ, उन्हें वापस बुलाना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, एक मिलिट्री एनालिस्ट और मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट के हिसाब से मैं देखूं, ये बहुत ही सही टाइम है। जो हमारे राजनाथ सिंह साहब ने जो कहा था कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, या जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, उसको वापस लेने का बहुत ही एक सुनहरा मौका है। तो हो सकता है हम ये मौके को जाने ना दें। और इसी वजह से वो रोते हुए नजर आए किसी चैनल में कि ये 2 फ्रंट वॉर के लिए हम तैयार हैं। पिछली बार अल्लाह ने हमें मदद की थी, इस बार भी करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट से 500 मीटर दूर बॉडी पार्ट मिला है और लाजपत राय मार्केट से ये बॉडी पार्ट मिला है। गेट की छत पर कटा हुआ हाथ। FSL की टीम बॉडी पार्ट की जांच कर रही है। बॉडी पार्ट मिलने के बाद पूरा इलाका भी सील कर दिया गया है। वहीं एक और बड़ी खबर है, दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी उमर का पहली बार एक वीडियो भी सामने आया। CCTV वीडियो में तुर्कमान गेट मस्जिद के पास टहलता नजर आ रहा है उमर। दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट के आतंकी की पहचान की भी पुष्टि और साथ ही उमर के पारिवारिक सैंपल से DNA मैच को लेकर भी खबर है। दिल्ली में धमाका करने वाला डॉक्टर उमर ही था। वहीं आतंकी उमर ने कनॉट प्लेस की रेकी भी की थी और कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में I-20 कार देखी गई थी। हालांकि विस्फोटक से भरी कार कनॉट प्लेस लेकर उमर आया था। दिल्ली के कनॉट प्लेस में ही I-20 कार ये नजर आई। धमाके वाली कार का कनॉट प्लेस का ये वीडियो सामने आ चुका है। जितेंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये CCTV बहुत क्रूशल और इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में, ये देखते हुए कि उसकी गतिविधियां क्या थी, मूवमेंट क्या थी। लेकिन जितेंद्र,
क्या ये किसी के कांटेक्ट में था, क्या इसको किसी ने आदेश दिया, क्योंकि गाड़ी में उमर अकेला और गाड़ी में पीछे रखा बैग, ये तो साफ हो गया। लेकिन किन किन से ये मिला, किस किस से इसने बात की, ये जानना अभी भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, यही वजह है कि दिल्ली पुलिस लगातार इससे जुड़े जितने भी सुरागे उन्हें तलाश रही है। ना सिर्फ घटना से एक दिन पहले, बल्कि घटना के अगले 24 घंटे तक जो जो मूवमेंट रहा और घटना वाले दिन जो जो सुबह 8 बजे दिल्ली में एंट्री करने के बाद जहां जहां गया, हर जगह का सीसीटीवी फुटेज जो इकट्ठा किया गया। तकरीबन 50 सीसीटीवी फुटेज ऐसे जो इकट्ठा किए गए जहां पर गाड़ी बाकायदा मूव करती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ एक जगह उतरा है तुर्कमान गेट के पास, जब ये एक मस्जिद के अंदर गया है, वहां पर इसने अपना चेहरे का मास्क भी हटाया। लेकिन बाकी जितने भी सीसीटीवी कैमरे पुलिस के हाथ लगे, चाहे कनॉट प्लेस के हो, चाहे ईस्ट दिल्ली के हो, चाहे साउथ ईस्ट दिल्ली के हो, कहीं भी इसके चेहरे से मास्क नहीं हटा है। तो फिलहाल जो पूरी कड़ियां हैं इसके मूवमेंट को लेकर, वो सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने जोड़ ली है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन अब इस बात की चल रही कि आखिरकार निर्देश देने वाला कौन था, इसका मास्टरमाइंड कौन था। जी शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। आपका एक क्विक अपडेट और बड़ी खबर बता देती हूं, जहां दिल्ली ब्लास्ट स्पष्ट रूप से आतंकवादी हमला और दिल्ली ब्लास्ट पर ही अमेरिकी विदेश मंत्री का यह दावा। जांच एजेंसीज अच्छा काम कर रही हैं। और अब आतंकी उमर को लेकर सबसे बड़ा पर्दाफाश, जहां तुर्की के अंकारा में है उमर का हैंडलर और उकासा से लगातार संपर्क में उमर था। हालांकि स्पेशल ऐप के जरिए संपर्क में उमर 2022 में भारत से कुछ लोग अंकारा गए थे। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर है। हालांकि दिल्ली ब्लास्ट का तुर्की कनेक्शन, बख्शी सर इसी बात का आपने जिक्र भी किया था, और इस कनेक्शन को देखते हुए जांच का दायरा किस लिहाज से बढ़ेगा सर, क्योंकि इंटरनली इनकी मूवमेंट को लेकर कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। लेकिन अब तुर्की कनेक्शन के बारे में एक खबर, उसके बाद बख्शी सर आपके पास, क्योंकि तुर्की के अंकारा में हैंडलर था और हैंडलर का कोड नेम उकासा। अब सेशन ऐप के जरिए ये संपर्क में था, 2022 में तुर्की के अंकारा गया था और दूसरे संदिग्धों के अंकारा जाने का भी शक है, और तुर्की के अंकारा में ही ब्रेन वॉश किया गया। तुर्की दूतावास के संपर्क में जांच एजेंसीज हैं। ऐसे में सर जांच एजेंसीज किस तरीके से इन इनपुट को जानने की कोशिश करती है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इनकी मूवमेंट, इनके हैंडलर्स, इनके रहे कॉन्टैक्ट में पूरे नेक्सस को डीकोड करना एक बहुत बड़ी चुनौती सर। हेलो जी बख्शी सर, ये सवाल मुझसे है? जी सर। एब्सोल्युटली। देखिए, मैं बता रहा था कि पाकिस्तान का जो लिंक है वो बिल्कुल साफ निकल के आ गया है। 2022 में ये जो मुजफ्फर राथेर और जो मुजम्मिल, ये दोनों गए थे तुर्की, और वहाँ उकाशा नाम का पाकिस्तानी हैंडलर जैसे मोहम्मद का इनको मिला था, और वहाँ पूरी प्लानिंग हैच हुई है और सारे जो पैसे वगैरह हैं वो वहाँ तुर्की के थ्रू इनको पहुँचाए जा रहे हैं। दुबई में इनका हेडक्वार्टर सेट किया गया था, जहाँ से ये लोगों को फाइनेंशियल एड वगैरह मिल रही थी। ये भी अटकल लगाई जा रही है कि काफ़ी सारा फाइनेंशियल वो जो बिटकॉइन के ज़रिए दिया जा रहा है। जो डील इन्होंने अमेरिका के साथ करी है अभी डोनाल्ड ट्रंप के रिश्तेदारों से, तो इतनी जल्दी उसका इस्तेमाल टेरर एक्टिविटीज़ के लिए होगा, इसकी किसी भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान का पर्दाफाश हो चुका है, और अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार ने पाकिस्तान को नोटिस पे डाला था, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी डीम्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। ये तो उन्होंने बड़ा ही डेंजरस, खतरनाक प्लान बनाया था। ये थैंक गॉड फॉर आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज की टाइम में पकड़ा गया, और केवल दुम जो थी वो निकल गई, और उसने वो ब्लास्ट किया चांदनी चौक में। वो भी, उसमें भी 13 लोग हमारे शहीद हुए हैं। किसी तरीके से पाकिस्तान को बख्शा नहीं जा सकता। और ना सिर्फ ये जी, गुजरात में बंदा पकड़ा गया है जो राइसिन का जहर डॉक्टर बना रहा था हमारी वाटर सोर्सेस को पॉइजन करने के लिए। दैट अमाउंट्स टू केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर विच इज अनएक्सेप्टेबल। हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहती है कि अगर कोई देश हमारे बरखिलाफ
केमिकल या बायोलॉजिकल वॉरफेयर करता है तो हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर। न्यूक्लियर हथियार तक तो खैर बात नहीं जाएगी, लेकिन इसका मतलब काइनेटिक एक्शन करना ही होगा अब। बिल्कुल सर, और यही वजह है कि अभी जांच एजेंसीज ने जिस तरीके से काम किया है उसके बाद इनकी साजिश को लेकर कई बड़े पर्दाफाश हो चुके हैं, क्योंकि साजिश को नाकाम किया जा चुका है। जहां लद्दाख में भारत की बड़ी सैन्य तैयारी को लेकर एक खबर आ रही है। चीन सीमा के नजदीक न्योमा एयरबेस एक्टिवेट किया गया है और लद्दाख इलाके में ही सेना की ताकत में इजाफा हुआ है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में सेना का पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास। एक शॉर्ट रिस्पॉन्स विनोद सर इस पर चाहूंगी, क्योंकि ये जो तस्वीरें फिलहाल सामने आई हैं, ऐसे में चीन सीमा के नजदीक न्योमा एयरबेस को एक्टिवेट करने का मतलब? मेरे से सवाल है। जी सर, विनोद सर। सुरभि जी देखिए, मैं इसको एक सौभाग्य मानूंगा। न्योमा में हाल ही में जाने का मुझे मौका भी मिला। जब न्योमा बन रहा था तब भी जब हम रनवे एक्सटेंशन की बातें कर रहे थे और रडार लगाने की बातें कर रहे थे, तो उस समय मैं हेडक्वार्टर्स में सेवा नियुक्त था और वहाँ सेवा में था और उस टीम के साथ भी जाने का मौका मिला। तो इस जगह को और इसके इम्पोर्टेंस को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। चीन के बॉर्डर में अगर दूसरा एयरबेस की जरूरत हमें थी जब सदर्न एरिया में, तो उस समय न्योमा एक बहुत ही अच्छा विकल्प निकला हमें। इससे पहले आपको याद होगा जो दौलत बेग DBO जिसको कहते हैं, दौलत बेग ओल्डी, वहां पे भी हमने लैंडिंग करी थी। और जैसे हम स्क्रीन में देख रहे हैं, MiG-29 यहाँ पे लैंड करने लायक जगह है। और यहाँ से आप सोचिए पूरा जो सीमा है नेपाल तक का, वहां तक हम अगर चीन हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा, वहां तक हम फाइटर डिप्लॉय कर सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजिक मूव है और स्ट्रेटेजिक उपलब्धि है हमारे लिए, देश के लिए बहुत एक अच्छा दिन है। ओवर टू यू। पाकिस्तान में मिली आसिम मुनीर को बेहिसाब ताकत और आसिम मुनीर बनेंगे पाकिस्तान के पहले CDF। हालांकि राजनीतिक तनाव के बीच मुनीर को मिल रही है ये ताकत। तो बड़ी खबर है, जहां पाकिस्तान में अब आसिम मुनीर को बेहिसाब ताकत मिल चुकी है और आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले CDF बनेंगे। और राजनीतिक तनाव के बीच मुनीर को मिल रही इस ताकत का मतलब भी अशोक सज्जनार सर प्लीज समझाइएगा। उससे पहले ये बड़ी खबर पर डिटेल इनपुट दे रही हूं, जिससे ये जानना और समझना जरूरी है कि विपक्षी सांसदों ने संशोधन को असंवैधानिक भी बता दिया है और अब मुनीर पाकिस्तान संभालेंगे। संविधान संशोधन के बाद अब पाकिस्तान में बहुत कुछ बदल जाएगा। PM शाहबाज की भूमिका अब पाकिस्तान में बेहद सीमित हो जाएगी और संविधान संशोधन के बाद मुनीर के हाथों में होगी पाक की असली ताकत। और पाकिस्तान के करीब करीब सभी बड़े फैसले सेना मुख्यालय से ही क्या लिए जाएंगे। हालांकि PMLN, PPP और सहयोगियों समेत सत्तारूढ़ गठबंधन ने संशोधन का समर्थन किया है। PTI, PKM, AP समेत सभी विपक्षी सांसदों ने इसे असंवैधानिक भी बताया है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि मुनीर को मिला पाकिस्तान के परमाणु बम का कंट्रोल और तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर अब मुनीर होंगे। और पाकिस्तान में आसिम मुनीर को बेहिसाब ताकत मिल चुकी है। किसी फैसले के लिए तीनों सेनाओं से सलाह की क्या अब वाकई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां कम करके नया न्यायालय भी बनेगा। हालांकि आसिम मुनीर को बेहिसाब ताकत का मतलब एक्सपर्ट से समझो, उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर और परमाणु बम के बटन का कंट्रोल भी इनके पास। हालांकि किसी फैसले के लिए तीनों सेनाओं से सलाह की जरूरत नहीं और फील्ड मार्शल का पद आजीवन रहेगा। PM भी नहीं हटा पाएंगे। पद छोड़ने के बाद मुनीर पर कोई मुकदमा भी नहीं चल सकेगा और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां सीमित कर नया न्यायालय FCC बनेगा। अब FCC को संवैधानिक मामलों पर खुद संज्ञान लेने का भी अधिकार है। अशोक सर, आपके पास आने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर एक और डिटेल, क्योंकि आसिम मुनीर को मिली बेहिसाब ताकत को लेकर ही खबर बड़ी है, जहां पहली बड़ी बात जिससे साफ है कि कैसे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्यों अपनी ताकत में इजाफा कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल, क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बगावत का डर है? और साथ ही तीसरा बड़ा सवाल कि क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं? क्या फील्ड मार्शल मुनीर पाकिस्तान में लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं? ओवर टू यू अशोक सर। जी बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हमारे पड़ोस देश में जो कुछ हो रहा है इसको हमें बहुत ही ध्यान से इसको देखना है और पर्टिकुलरली उस संदर्भ में
जो ये वहाँ की जो आर्मी है, वहाँ का जो ISI है, वो सब भारत में आतंकवाद फैलाने के पीछे वो लगे हुए हैं। देखिए, एक तो ये चीज माननी पड़ेगी, जो ये इनफॉर्मली तो सब पहले चल रहा था, जो आर्मी के हाथ में सारी वहाँ की बागडोर थी, जो भी पावर थी, जो भी सत्ता थी, जो भी काम करने की जो भी कैपेसिटी थी, वो पहले ही आर्मी के पास थी। और ये जो सिविलियन गवर्नमेंट है, ये एक मुखौटा थी सामने, और इसको अब फॉर्मलाइज कर दिया गया है। जो आसिम मुनीर के हाथ में इतना ज्यादा वो शक्ति आ गई है, तो वो इसको फॉर्मलाइज कर दिया गया। दूसरी बात जो आपने पूछी है, जो क्या वो ज्यादा और सत्ता लेना चाहते हैं, देखिए, कोई एक बारी अगर सत्ता को, जैसे कहते हैं, चख लेता है, तो फिर उसको वो और ही बढ़ाने का प्रयास करता है, उसको और ही आगे ले जाने का प्रयास करता है। आसिम मुनीर के साथ भी यही है। पहले वो आर्मी चीफ था, उसने अपना फील्ड मार्शल का पद अपने आप लिया है, अब वो फॉर लाइफ बन गया है, फील्ड मार्शल बन गया है। उसके विरुद्ध कुछ एक्शन नहीं लिया जा सकता। उसके पास हाथ में जो ट्रम्प कार्ड है, वो लिटरली ट्रम्प है, जो क्योंकि वो ये कहता है, जो अगर किसी का पाकिस्तान में कनेक्ट है अमेरिका के साथ, ठीक, किसी का अगर कोई कनेक्शन है राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, तो वो आसिम मुनीर है। क्योंकि हमने देखा है राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा कैसे कहते हैं, द ग्रेट फील्ड मार्शल, आई लव द फील्ड मार्शल, एक्सेट्रा। तो ये सब इसका प्रयोग करके वो अपनी शक्ति को बढ़ाता जा रहा है। और अब ऐसा ही प्रतीत होता है, जो और सिविलियन गवर्नमेंट हो और कोई आर्मी चीफ हो, नेवल चीफ हो, परंतु जो सत्ता है, जो असली पावर है, वो आसिम मुनीर के पास ही रहेगी। अंडरस्टूड। खबर है कैरेबियन में अमेरिकी तैनाती से हाई अलर्ट पर वेनेजुला है, और इस बीच वेनेजुला में फुल ऑपरेशनल मोड में 2 लाख सैनिक। हालांकि वेनेजुला की सेना और रिजर्व फोर्स को वॉर एक्सरसाइज का आदेश, और वेनेजुला के रक्षा मंत्री के हवाले से न्यूज भी क्या बड़े दावे कर रहा है, यही अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्योंकि अमेरिका का खौफ और हाई अलर्ट पर वेनेजुला, जहां अमेरिकी हमलों का विनाशक जवाब देने की तैयारी में वेनेजुला है, और किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार वेनेजुला के 2 लाख सैनिक। हालांकि 3 सेनाओं और रिजर्व फोर्स को वॉर एक्सरसाइज के आदेश, जहां वेनेजुला के रक्षा मंत्री पेड्रिनो लोपेज का यह बड़ा दावा है। वेनेजुला के F-16 और Su-30 फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं, और कैरेबियन में USS जेराल्ड आर फोर्स समेत 4 वॉरशिप की एंट्री के बाद तैयारी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। हालांकि कैरेबियन में करीब 15,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है, लेकिन इस बीच वेनेजुला की ये तैयारी और वेनेजुला की ही सैन्य मदद में खुलकर अब रूस आ गया है। ये एक और बड़ी खबर है, वेनेजुला की सैन्य मदद के लिए रूस तैयार। लावरोव का यह बयान, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बड़ा ऐलान कर दिया है, वेनेजुला को ऑर्शनिक और कैलिबर मिसाइलें रूस दे सकता है। अब आज की रिपोर्ट में इसको लेकर क्या बड़ा दावा किया गया, यही अगली इंफॉर्मेशन। क्योंकि वेनेजुला पर क्या रूस वर्सेस अमेरिका, क्योंकि अमेरिकी तैनाती के बीच वेनेजुला की मदद में जिस तरीके से रूस खुलकर सामने आ रहा है, खबर है वेनेजुला को सैन्य तकनीकी सहयोग की सख्त जरूरत है। लावरोव का यह बयान, दक्षिण अमेरिका में सैन्य तैनाती अमेरिका बढ़ा रहा है, और वेनेजुला को ऑर्शनिक और कैलिबर मिसाइलें रूस दे सकता है। हालांकि रूस से S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, पंचशीर S-1 और बाक M2E की सप्लाई को लेकर रिपोर्ट में दावा किया गया है। जबकि कुछ दिन पहले ही रूस के 276 ट्रांसपोर्ट विमान की काराकास में लैंडिंग भी हुई। हालांकि मई में रूस और वेनेजुला के बीच रणनीतिक समझौता भी हुआ था। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर उस लिहाज से समझिए, जहां वेनेजुला को हथियार और US से यूक्रेन का बदला। ऐसा क्यों? क्योंकि एक दूसरे के नजदीकी देशों को ही हथियार देने की होड़ में रूस और अमेरिका है, और वेनेजुला पर जैसे को तैसा वाली चाल रूस चल रहा है। हालांकि यूक्रेन में अमेरिकी वेपन सप्लाई का वेनेजुला में रूस जवाब दे रहा है। अब वेनेजुला में हाई अलर्ट पर सेना है। बड़ी खबर यह है कि 2 लाख सैनिक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और रूस के एयर डिफेंस सिस्टम के साथ वॉर ड्रिल भी हो रही है। हालांकि रूस से मिले हथियारों के साथ युद्ध अभ्यास, जहां पंचशीर और बुक डिफेंस सिस्टम की तैनाती। तो क्या वेनेजुला पर हमले का काउंटडाउन शुरू? क्योंकि कैरेबियन सी पहुंचा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड फोर्ड, और USS जेराल्ड के साथ 3 और डिस्ट्रॉयर कैरेबियन पहुंचे हैं। FA-18 फाइटर जेट्स के साथ USS जेराल्ड स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती।